बेसिकली मैं उत्तराखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट चंपावत का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 23 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मुझे लोग इंश्योरेंस के महागुरु के नाम से जानते हैं। अच्छा। ये कोई पदवी नहीं है, ये मेरे कस्टमर्स का प्यार है। 300 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस क्लेम सेटल कराया है। जब हमने 2003 में स्टार्ट किया, उस टाइम पर इंश्योरेंस केवल नाम से ले जाता था, बीमा ले लो बस, बीमा ले लो। तो जो कह दिया तो दे दिया, बस 3 जगह साइन करवा दिए, बीमा हो गया। ऐसा माहौल बना दिया है किकबैक देने का। ये सरेआम गलत है, ये करप्शन है। नमस्कार, मैं अरुण डबराल, डी मित्र पॉडकास्ट से। आज हमारे साथ है कृष्णानंद जोशी जी, कृष्णा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, जो फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करते हैं। वेलकम कृष्णा जी। नमस्कार सर। जोशी जी, कुछ अपने बारे में बताइए। फैमिली क्या, आप कब से बिजनेस कर रहे हो, कब क्या नौकरियां करी, कैसे कहाँ आपने पढ़ाई करी, थोड़ा सा अपना। सर मेरा नाम कृष्णा जोशी है। मैं कृष्णा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का को फाउंडर हूँ। मैं पिछले 23 वर्षों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 10,000 करीब कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं हम लोग। और मैं गुड़गांव में अपना बिजनेस करता हूँ। ऑफिस तो गुड़गांव में बनाया हुआ है, वर्ल्ड वाइड काम करते हैं हम लोग आज की डेट में, क्योंकि ऑनलाइन सारे काम होते हैं। फैमिली में मेरे 3 बच्चे हैं, साथ में वाइफ हैं, और मेरे पेरेंट्स उत्तराखंड में रहते हैं। अच्छा, आपने एजुकेशन सारी उत्तराखंड से करी है या दिल्ली में? मेरी पूरी एजुकेशन उत्तराखंड से है, बाद में मैंने MBA हरियाणा आने के बाद किया है। अच्छा। आपने बिजनेस के बारे में बताया, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? आपने जैसे इंश्योरेंस बताया, ये इंश्योरेंस के अलावा कुछ फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में कुछ और, या इंश्योरेंस आप? मैं केवल सर इंश्योरेंस का ही काम करता हूँ। इंश्योरेंस के सारे वर्टिकल के काम करता हूँ, सारे काम करते हैं। आप बेसिकली आपका प्रोडक्ट इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस में आप कौन कौन से, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो, जनरल में गाड़ियों का इंश्योरेंस कर रहे हो, और क्या क्या इंश्योरेंस में कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग कंप्लीटली हैंडल करते हैं? सर इंश्योरेंस के सारे वर्टिकल के लिए हम काम करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसके अलावा इंडस्ट्री का इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस करते हैं। अच्छा। उसके अलावा इंश्योरेंस में जो भी इंश्योरेंस किया जा सकता है, जो चीज़ दिख रही है सामने, उसका इंश्योरेंस किया जाता है, हम वो करते हैं। वो सारे के सारे करते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस सबको पता है कि ह्यूमन एक एसेट है, उसकी एक वैल्यू है, उसके हिसाब से उसका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, ऐसी गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी की वैल्यू, गाड़ी का। तो कोई स्पेसिफिक, जैसे आप साइबर इंश्योरेंस की बात करो, तो एक नया प्रोडक्ट है, सारे लोगों को पता नहीं, एक नई चीज़ है, वो क्या प्रोडक्ट है? देखो साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, आज की डेट में सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे साइबर सिक्योरिटी में ऐसे वायरस आ रहे हैं, उससे वायरस से हमारे एसेट्स का नुकसान हो जाए। जो हमारे डेटा है, डेटा हमारा एसेट है, डेटा का लॉस ना हो जाए। डेटा के लॉस होने की वजह से हमारी कंपनी को लॉस होएगा, उसको बचाने के हम इंश्योरेंस करते हैं। अच्छा, उसके लिए तो बस। और किस टाइप का जो स्पेसिफिक इंश्योरेंस, जैसे पीछे लाइबिलिटी इंश्योरेंस नया प्रोडक्ट है, सारे लोग नहीं जानते इस प्रोडक्ट को, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? इसके बारे में लाइबिलिटी इंश्योरेंस, जैसे लाइबिलिटी बेसिकली क्या है कि मेन चीज़ क्या कहते हैं, इसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं। कोई भी लाइबिलिटी इंश्योरेंस के ऊपर चलती, किसी इंसान के ऊपर चल रही होती है, उसकी लाइबिलिटी, इसको कोई लोन चल रहा है उसके ऊपर, उसका इंश्योरेंस, घर के लोन लिया, उसकी लाइबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटी का इंश्योरेंस किया जा सकता है। अच्छा। उसको हम बेसिकली उसको कहते हैं कि एक टर्म प्लान की तरह भी उसको कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास अलग एक एक प्रोडक्ट होता है हर लाइबिलिटी के लिए। अच्छा, जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में बात करें, तो अपना प्राइमरीली लोगों को किस तरह से गाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट में जाना चाहिए, टर्म प्लान में जाना चाहिए? आप किस तरह से पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं लोगों के लिए? सर डिपेंड करता है सामने वाले आदमी की नीड क्या है। हम ऐसे इंश्योरेंस कभी नहीं बेचते हैं। अच्छा। मैं तो शुरू से ही पिछले 23 वर्षों से इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं किसी आदमी को इंश्योरेंस पिच करता ही नहीं। अच्छा। मैं उसकी नीड क्या है, सामने उसको फ्यूचर में क्या जरूरतें आने वाली है, उस आदमी की नई अभी शादी हुई है, या उसके बच्चे हैं, या उसका रिटायरमेंट सामने क्या दिख रहा है, क्या उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क कैपिटल उस या उसकी इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान करते हैं। जैसे एक आदमी है, तो उससे जनरल क्वेश्चनियर क्या होता है, हम क्या क्या चीज़ पूछते हैं? सबसे पहले उसके देखते हैं उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी इनकम क्या है, वो कहाँ रह रहा है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसके अलावा उसके फ्यूचर में नीड क्या आने वाली है, उसके अलावा बच्चों की एजुकेशन क्या होगी। हर इंश्योरेंस की 4 तरह की नीड तो आती है। जब आदमी शादी करता है, उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चों की एजुकेशन होती है, बच्चों की मैरिज होती है, रिटायरमेंट आना ही आना है। बिल्कुल, सबको देखते हुए इंश्योरेंस करते हैं हम लोग। अब जैसे पीछे गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट पेंशन देनी बंद कर दी, तो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट भी हम लोग लोगों को देते हैं।
यस, आज बहुत बड़ा मार्केट खाली है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अच्छा। क्योंकि सरकार इतने लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं दे सकती है। सरकार ने खुद ही कह दिया क्योंकि बर्डन खत्म हो जाता है। बर्डन खत्म किया जाता है। हर इंसान को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। हिंदुस्तान में सर हर ऐसे ओकेजन के लिए लोन अवेलेबल है। आपने मैरिज एनिवर्सरी करनी है उसके लोन मिल जाएगा, विदेश घूमने जाना है लोन मिल जाएगा आपको, शादी करनी है लोन मिल जाएगा, बच्चे को एजुकेशन है उसके लोन मिल जाएगा, बच्चे की शादी है उसके लोन मिल जाएगा। लेकिन सर रिटायरमेंट ऐसा एक सब्जेक्ट है उसके लिए लोन नहीं मिलने वाला है। हर आपका रेगुलर एक्सपेंस है कि हर महीने आपको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। तो आज की डेट में लोग एन्युटीज प्लान या जो पेंशन प्लान आप कह रहे हैं, लोग जा रहे हैं इसकी तरफ या आप लोग उनको बताते हो तब जा रहे हैं? अभी अभी पिछले 4-5 सालों में ट्रेंड चेंज हुआ है। लोग रिटायरमेंट प्रोडक्ट को देख के मांग रहे हैं सामने से। अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम तो बताते ही हैं। हमारा तो पर्पज क्या है कि लोगों को हम रिटायरमेंट प्लान दे पाए। पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में ऐसा हुआ कि लोग सामने से मांग रहे हैं। सामने से मांग रहे हैं। अब एक और चीज, एन्युटी वैसे रिटायरमेंट प्लान काम कैसे करता है, थोड़ा सा समझाएंगे? अगर रिटायरमेंट प्लान की जहाँ तक बात की, रिटायरमेंट प्लान 2-3 तरह से होता है सर। हाँ जी। पहले रिटायरमेंट प्लान होता है कि इमीडिएट एन्युटी प्लान। इमीडिएट एन्युटी क्या कहती है कि आपके पास कॉर्पस पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं अगले महीने से पेंशन चाहिए, तो आपको अगले महीने से पेंशन मिल जाएगी। आपने लमसम पैसा देना है, इंश्योरेंस कंपनियां आपको हर महीने अगले महीने से पेंशन देना शुरू कर देगी। वो गारंटेड पेंशन होती है। ठीक है। दूसरे तरह के पेंशन होते हैं डेफर्ड पेंशन। डेफर्ड पेंशन क्या कहती है कि आप अभी कुछ पैसा जमा करो, अगले 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद एन्युटी मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। तीसरा तरह के प्लान होते हैं कि यूलिप प्लान, यूलिप एन्युटी प्लान। अच्छा। एन्युटी प्लान क्या कहता है कि आप जो भी पैसा अभी आप देना चाह रहे हैं अभी दे दीजिए, देते रहिए। जो भी मार्केट से ग्रोथ आएगी उसमें कोई गारंटी नहीं होगी, लेकिन पैसा आपको बढ़ के ही मिल सकता है, आपको कम भी हो सकता है। यूनिट लिंक्ड है तो उसमें शेयर मार्केट इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट इसकी जो है वो शेयर मार्केट में लगेगी और वहाँ से रिटर्न्स जो होगी वो अकोमोडेट होगा आपका, और उसके हिसाब से फिर पेंशन आएगी। आज की डेट में एन्युटी का रेट क्या चल रहा है, क्या रेट्स पे दे रही हैं अलग अलग कंपनियां? देखो इमीडिएट एन्युटी की जो बात की जाए तो इमीडिएट एन्युटी 6.8 से 8% के बीच लोग दे रहे हैं। अच्छा। डिपेंड करता है, एन्युटी के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एन्युटी का ऑप्शन है रिटर्न विद परचेज प्राइस। परचेज प्राइस जो पैसा आपने दिया हुआ है कि मेरी डेथ हो जाए तो मेरी डेथ के बाद मेरे नॉमिनी को मिल जाए। हाँ जी। उसका जो रिटर्न इमीडिएट एन्युटी में आ रहा है 6.8 से 7% के बीच आ रहा है। 7% के बीच आ रहा है। अब दोबारा लाइफ इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट पे आप एक बार दोबारा आते हैं। आप 23 साल से काम कर रहे हो, तो 23 साल में आपने 2-3 जनरेशंस देख लिए एक तरीके से, क्योंकि आपके फादर के एज वाले लोग भी आपके कस्टमर रहे होंगे जब आपने स्टार्ट किया होगा, फिर आपके साथ के अपने एज के भी होंगे और अब आपके बच्चों के एज के भी लोग कस्टमर आ रहे हो। आप इनके इंश्योरेंस लेने का बिहेवियर कैसे कैसे है, यानी वो किस टाइप के प्लान देखते थे, आपकी एज वाले कैसे देखते थे और आपके बच्चों की एज वाले किस? अब तो आज की डेट में देख रहे हैं टर्म प्लान और गारंटेड प्लान दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। हाँ, मैं पीछे देख रहा था कि 5-6 साल पहले कुछ और प्लान चलते थे, उसके बाद अगेन आपके जो प्लान है वो टर्म प्लान होने लगे, इंडोमेंट प्लान दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गया, यूलिप का कम हो गया। तो ऐसे क्यों हुआ, लोगों का यूलिप से क्यों मोहभंग हुआ? बेसिकली यूलिप जब आया मार्केट में उसको मिस सेलिंग किया गया। अच्छा। यूलिप प्रोडक्ट कोई खराब नहीं है, यूलिप बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ कंपनियों ने उसको मिस सेल किया। मिस सेलिंग की वजह से लोगों को रुझान ये आया कि मार्केट से ग्रोथ नहीं आ पाई, क्योंकि यूलिप में पहले मोर्टेलिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, अदर चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से ग्रोथ ना आने की वजह से लोगों को लगा कि हमें गारंटेड प्रोडक्ट, यानी मैक्सिमम पैसा तो उड़ जाता था। बस। अच्छा। और वो डिस्क्लोज नहीं होता था। वो डिस्क्लोज नहीं होता था। तो IRDA स्ट्रिक्ट हुआ। IRDA ने कहा कि जो भी चार्जेस हैं आपको कस्टमर को बताने पड़ेंगे। जब कस्टमर को पता लगा कि पहले साल जो पैसा दे रहे हो तो आधा भी नहीं बच रहा है, तो लोगों का मोह भंग हुआ, गारंटेड प्रोडक्ट का आंसर हुआ। आज की डेट में मैक्सिमम प्लान इंश्योरेंस कंपनी के गारंटेड प्रोडक्ट ही बिक रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसको आगे और समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के बारे में लोगों के बड़े हुए कि इंश्योरेंस कंपनी मिस सेलिंग बहुत करते हैं, तो इसको जो उनके एडवाइजर्स हैं या जो कंसल्टेंट है वो मिस सेल करते हैं, कंपनी के बैकएंड में मिस सेलिंग होती है, या बैंक इंश्योरेंस ज़्यादा मिस सेलिंग कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आई हैं। देखो सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये राइट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकतर लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। क्या है ना, 2 तरह के सेल्समैन हैं। एक होते हैं फ्रीलांसिंग, मेरे तरह के लोग,
जिन्हें रोजी रोटी इसी से चलानी है। इंश्योरेंस सही है। दूसरी बात यह है कि बैंक का इंश्योरेंस। अब होता क्या है कि बैंक में जो आप मैनेजर आज आए हुए हैं, अगले साल उनका ट्रांसफर हो जाना है, वो कुछ भी कह के बेच जाते हैं। अच्छा, अपने प्रमोशन के लिए, अपने टारगेट के लिए। वहाँ पर मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा होती हाँ, है। वो कई बार उनसे, मैं अभी कई बैंकों में जाता हूँ, मेरे बहुत सारे अकाउंट्स अलग अलग, जाओ तो कुछ भी काम कराए ना, उससे पहले वो बोलते हैं सर ये इंश्योरेंस ले लो, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये ले लो, तो इस टाइप की बड़ी, और उनको प्रोडक्ट भी नहीं पता होता। तो इस पे आप लोग कभी इंश्योरेंस कंपनी को क्वेश्चन रेज नहीं करते हो कि इमेज तो आप लोगों की खराब होती है, बैंक इंश्योरेंस वाला तो बेच के चलेगा, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर की इमेज खराब होती है। बेसिकली क्या है ना, ये एक डिपार्टमेंट है, उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं कहती कि मिस सेल करो, लेकिन उनके पास टारगेट है। बैंक का इंश्योरेंस को टारगेट मिला हुआ है। बैंक मैनेजर क्या देखता है कि मेरी कंपनी का कहाँ से कॉपस आ रहा है, कमाई कहाँ है, वहाँ से कमाई करने के चक्कर में वो मिस सेल करते हैं। होता एटलीस्ट होता क्या है, जो बैंक इंश्योरेंस बेच रहा है, जो वो कैशियर बेच रहा है जो इंश्योरेंस, या जो आपका वाउचर बनाने वाला बेच रहा है, बैंक मैनेजर बेच रहा है, उसको तो प्लान नहीं पता। हाँ, कुछ नहीं समझा होता, उनको पता नहीं लिया क्या मैंने, और ना वो क्वालिफाइड होता है ARDS से, कुछ नहीं होता है। बेसिकली है क्या, बैंक का इंश्योरेंस 100% मिस सेलिंग है सर। अच्छा, तो इसको इंश्योरेंस कंपनी बंद क्यों नहीं करना चाहती, क्यों नहीं कर रही है? देखो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी तो बैंक को कहती है, ये बैंक की तरफ से, ये तो अभी पार्लियामेंट में बात होती थी कि बैंक, हाँ, पार्लियामेंट बंद होना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा है ये चीज, RBI भी कह रही है। लेकिन हर कंपनी के अपने टारगेट है। बैंक की सोच से बहुत ज्यादा कॉर्पस आता है, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट आता है, वो देखते हैं कि हमारे टारगेट यहाँ से पूरे हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी एक टारगेट तो पूरा कर रही है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी खराब हो रही है वहाँ पर, ब्रांड वैल्यू और ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। थोड़ा है। तो इससे तीसरा क्या होता है कि जो आज की डेट में जो लुभावने एडवर्टाइज जाते हैं, 400 रुपए में इंश्योरेंस, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लीजिए, पॉलिसी बाजार, हाँ, तो वो पॉलिसी misselling की वजह है। से मिस सेलिंग है ये। थोड़ा सा बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, तो मेरे को एक फील हुआ कि हर एक के हेल्थ इंश्योरेंस में वो कम है, यानी इंश्योरेंस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है विद फैमिली की। आपको कुछ ऐसा फील होता है? ऐसा है तो आप लोग कैसे लोगों को गाइड करते हो उस बारे में? सर बेसिकली मेरा तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, मार्केट के हिसाब से मैं काम करता हूँ। अभी क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक वर्ल्ड वाइड एक फार्मूला बना हुआ है, तो आपकी जो भी इनकम है उसका 3% पैसा आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या है, मार्केट में क्या होता है कि जो सेल होता है वो लोग क्या बेचते हैं कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। जो इंश्योरेंस कंपनी का है, आदमी को तो पता नहीं है जिसको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन जो बेचने वाला है उसको खुद नहीं पता है कितना बेचना चाहिए, एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। क्योंकि मार्केट जो हेल्थ इंश्योरेंस, आज के हेल्थ इंश्योरेंस के जो खर्चे हैं, दिल्ली NCR में जो भी हॉस्पिटल्स हैं आज के 40 तो क्या प्लान होना चाहिए पूरा हाँ, कंप्लीटली, पूरा plan होना आपके इनकम के हिसाब से आपका प्राइवेट बनना चाहिए, तो आप लोगों को प्राइवेट बनाने में पूरी हेल्प करते हैं। और भी इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझते हैं कि LIC, आप LIC शायद मेजरली करते हैं, और इसके अलावा बाकी 22 कंपनियां और हैं उनके साथ, तो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि LIC गवर्नमेंट है, बाकी प्राइवेट है, तो क्या डिफरेंस होता है इनमें, क्या किसके साथ जाना चाहिए, और आप पहले एडवाइस क्या करते हो? देखो ये बेसिकली तो सारी इंश्योरेंस कंपनियां, जो भी 23-24 कंपनियां हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं, सारी IRDA के अंदर आती है। बिल्कुल आती है। IRDA ये हमारा रेगुलेटर है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये रेगुलेट करता है, IRDA केवल रेगुलेटर है, IRDA नॉट गारंटर। किसी भी कंपनी ने कुछ भी काम किया वो गारंटी नहीं करता, रेगुलेट जरूर करता है, रूल और रेगुलेशन बना सकता है, किसी भी प्रोडक्ट की गारंटी नहीं करता है। बिल्कुल। यहाँ पर बात आती है LIC ऑफ इंडिया की। LIC ऑफ इंडिया के साथ में एक स्वर्णिम गारंटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC ऑफ इंडिया के बॉन्ड पेपर में जो भी आज प्रिंट हो गया है उसकी गारंटी भारत सरकार करती है। अच्छा, बाकी किसी भी कंपनी के साथ स्वर्णिम गारंटी नहीं है। अच्छा, इसीलिए LIC ऑफ इंडिया के साथ में कोई भी आप अपना सेविंग प्रोडक्ट या टर्म प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो LIC ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहिए। अच्छा। और बाकी कंपनीज, बाकी कंपनी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं। LIC के बॉन्ड की गारंटी है। अब एक चीज़ जो मैंने बड़े सारे एडवाइजर्स से डिस्कशन किया, आज के डेट में इंश्योरेंस ब्रोकिंग में बहुत सारी चीज़ आ गई, तो मेरे को एक चीज़ का पॉइंट समझ में आया कि देखो, इस चीज़ को यूनिवर्सली लोग एक्सेप्ट करें ना करें, किकबैक्स तो देने होते हैं, कस्टमर मांगता है और कंपटीशन भी है उससे। लेकिन क्या होता है, जैसे आप COT या TOT या एज ए MDRT की बात करते हैं, तो उनके कमीशंस ज़्यादा होते हैं,
क्योंकि किसी का 60 पे आ गया, किसी का 50 पे आ गया, उनके ज़्यादा होते हैं। और जो एडवाइज़र कम लेवल पे कर रहे हैं, जिनका बिजनेस कम है, उनकी कमीशंस कम होते हैं क्योंकि पक्ष कम ज़्यादा होता है, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल नहीं होता क्या? मार्केट में क्या सर, पिछले कुछ सालों में ऐसा ट्रेंड आया है, कुछ लोगों ने मार्केट में एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैंने आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म में सुना नहीं है। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि किसी भी इंडिविजुअल्स को पकड़ती हैं जिसके नाम पे एजेंसी नहीं है, और उससे एजेंसी दिला के और उससे प्रेशर करके उसकी फैमिली की 3-4 पॉलिसी करवा लेती हैं और फिर उसको वो छोड़ देती है। तो इससे मेरे को जो लगता है कि मार्केट में जो एक्चुअल एडवाइजर काम कर रहे हैं उनके लिए ओवर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो एक तरीके से ये भी इनडायरेक्ट किकबैक भी तो कह सकते हैं इसको। आप क्या कहते हो? बेसिकली सर, जो ये इंडस्ट्री में हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवार के लिए बीमा जिसको एडवाइजर बनाया जा रहा है, उसे पता ही नहीं कि मैं एडवाइजर हूँ। हाँ। उसके नाम से एजेंसी ला करके उसको दिया जाएगा, उसकी फैमिली के बीमे करके वो फैमिली तो अनाथ हो ही गई, उसकी पॉलिसी अनाथ हो गई, उसके बाद उस कंपनी का भी बदनामी हो रहा है मार्केट में। बिल्कुल। कि उसको सर्विस कौन देगा? ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट है सर। इंश्योरेंस कोई ऐसा नहीं कि हम चख लेंगे, इसको स्वाद चख लेंगे ठीक हो जाएगा। ये सर्विसिंग प्रोडक्ट है। तो चलन में है कि इंश्योरेंस कंपनियां क्या करी, जो मेरे को मैंने पीछे स्टडी किया, मैं डायरेक्टली किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कंपनी ने क्या कर रहे हैं कि आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया और बोलते हैं कि जो बड़े एडवाइजर है वो 1 लाख यानी 110-120% आपको वापस मिल जाएगा। ये कोई प्रोडक्ट है जिसमें 50-60% पहले साल वापस आया था, वो मिला के 120-30% वो वापस दे देते हैं। तो जो बड़े एडवाइजर है वो तो 120-30% ले जाते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, उस जो लॉसेज हैं, जो 20-30% के इंश्योरेंस कंपनी के लॉसेज है, वो इस तरह से कवर करते हैं कि जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको बोलते हैं कि आप नई रिक्रूटमेंट लाओ जो मिनिमम कमीशंस पे अपनी फैमिली की इंश्योरेंस कर दो, उसके बाद उनको छोड़ दो। क्या ऐसा हो रहा है? जो मैंने नोटिस किया इस तरह की भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो इंडस्ट्री में देखो, IRDA या कंपनी कभी ऐसा नहीं चाहती है। ये बीच के मीडिएटर्स हैं, कुछ लोग अपनी जो स्कीम को मैनिपुलेट करके बेचते हैं। कंपनी कोई नहीं चाहेगी मेरा एडवाइजर जाए, और दूसरा IRDA भी नहीं चाहता है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसे नहीं चाहेगी हमारे पास इस तरह के लोग आए और चले जाएं। हर कोई कंपनी चाहती है कि मेरा एडवाइजर आज जोड़ रहा है तो लंबे टाइम जोड़े। लेकिन कुछ बीच के लोग ऐसे होते हैं, मैनिपुलेट करके उसको किया जाता है। कंपनी कभी नहीं चाहेगी ऐसा। तो कंपनियां अपने एडवाइजर पे ज़्यादा काम क्यों नहीं कर रही? नए एडवाइजर रिक्रूटमेंट पे इतना फोकस क्यों है कि केवल फैमिली की अपने रिश्तेदारों की पॉलिसीज आ जाए? सर नहीं, बड़ी कंपनी, इतने बड़े जाइंट हैं, ये कोई ऐसा ऊपर से कोई रूल नहीं है। ये बीच में लोग, मीडिएटर लोग बना करके नए एडवाइजर, वो चाहते हैं कि हमारा एडवाइजर आज जुड़ा है तो लंबे टाइम जुड़ा ही रहे। नहीं, कोई कंपनी नहीं चाहती। ये तो बीच के लोग कर रहे हैं सब। अब क्लेम प्रोसेस में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आते हैं? देखो सर, प्राइवेट के अलग और LIC के अलग बताने हैं आपने। देखो चैलेंजेस कहीं भी नहीं है। आपका जेन्युइन क्लेम है तो कोई कंपनी नहीं चाहती है हम क्लेम नहीं दें। सबसे बड़ी बात है कि जब इंश्योरेंस लिया जाता है उस टाइम पर आपने सच बोला है कि नहीं बोला है। कोई पॉलिसी ली जाती है, आपने कोई फैक्ट एंड फैक्ट छुपाई तो नहीं है। तो सपोज टर्म प्लान लिया है, 1 महीने बाद डेथ हो गई है, इसका मतलब आपने कहीं कहीं झूठ बोला है। हाँ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट तो हो सकता है, बिल्कुल। 1 महीने बाद डेथ हुई थी, कोई इनको दिक्कत रही होगी। हाँ जी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल कराती हैं। बिल्कुल या कराते तो मेडिकल में गलती हुई है या कहीं नहीं गलती हुई है, हैं। आपने छुपाया है तो क्लेम देने में दिक्कत आएगी। और नहीं तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देना नहीं चाहती है, देना चाहती है। अच्छा, लेकिन आपने इंश्योरेंस लेते टाइम बशर्ते सच बोला हो। अच्छा। और क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? टोटल इंडस्ट्री में काम करते हुए इतना टाइम हो गया, तो आपके मेजर चैलेंजेस क्या है? देखो सर, मेन तो चैलेंजेस ये है कि आज की डेट में जन जी के साथ काम करना थोड़ा चैलेंजेस है। जन जी को समझाना और जन जी को कन्विंस करना। उनके अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हम इस जनरेशन में हम बीच में फंसे हुए हैं। मेरी एज जो है और मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जन जी को समझाना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ये इंडस्ट्री को भी है, मुझे भी है। बस ये चैलेंज आता है। अच्छा, मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। मेरी डॉटर है, अभी 18 साल की हुई है। हमने मैक्स में एक पॉलिसी करी, उसकी टर्म प्लान अप्लाई किया। अब टर्म प्लान अप्लाई किया तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फ़ोन आया। उसने मेडिकल एग्जामिनेशन में, उसको 7 साल में ट्यूबरकुलोसिस हुआ था। तो उसने मेडिकल एग्जामिनेशन का हुआ था, उसने कहा मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है 7 साल की उम्र में। अब उन्होंने पूछा किसी से, उसको पता ही नहीं था, किसी से उसने गलती से पेनक्रियाज बोल दिया। चलो जी ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन आया कि जी हम इस यहाँ पे पेनक्रियाज है तो मेडिकल करने पड़ेंगे। हमने सारे मेडिकल टेस्ट करवा दिए। अब पहले प्रीमियम बाइजर था, मेडिकल टेस्ट कराए, सारे मेडिकल टेस्ट ओके आ गए, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक आ गई।
उसके बाद उन्होंने मेरे को 35,000 का प्रीमियम कोट कर दिया मेरी डॉटर को। ठीक है, अब क्या करा, 35,000 का प्रीमियम, हमने उस पर सारे क्लेरिफिकेशन भेजे उनको कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई है, हमने आपको सारे मेडिकल करवा लिए, उसको पता नहीं था कि पेनक्रियास है, कौन सा था, कोई भी डायग्नोस नहीं था। रिपोर्ट्स हमारी 2014 की बात हो, 2026 में बात कर रहे हैं हम, तो 12 साल पुरानी रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है। अब तुमने सारे मेडिकल किया, लेकिन वो कह रहे हैं हम 35,000 रुपये ही प्रीमियम लेंगे, अदरवाइज हमने एक्सेप्ट नहीं किया। अब उसका वो क्या हुआ कि इन्होंने सारी कंपनीज के साथ वो शेयर किया है, सब इंश्योरेंस। तो हमारे लिए हमेशा के लिए जो प्रीमियम हो गया 22,000 का 35,000 हो गया, किसी कंपनी का 23 होगा, 23 का 36 हो जाएगा। तो इस तरह की गलत मैक्स ने किया, उनको आज तक उनके पास क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में क्या कहोगे? बेसिकली क्या हुआ ना, जब से IRDAI स्ट्रिक्ट हुआ है, हर इंश्योरेंस कंपनी को जो भी क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी को इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, नहीं देने का रीजन बताना पड़ेगा। आप किसी का इंश्योरेंस आपने अप्लाई किया है, उसको रीजन बताना पड़ेगा, आपने क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि IRDAI के पोर्टल पर वो रिपोर्ट चली जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो रिपोर्ट चली गई तो हर इंश्योरेंस कंपनी को आ गई। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जब रिपोर्ट्स बिल्कुल A to Z जितने टेस्ट करने थे सारे रिपोर्ट्स ओके हैं, उसको बच्चे को भी नहीं पता था मेरा कौन सा था, जबकि उसके लंग्स में आया था ट्यूबरकुलोसिस और बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गया था उसके, वो है। तो इस तरह का प्रीमियम इंक्रीज करने का कोई जवाब ना देना, वो क्या है? तो उसके लिए क्या है ना, आप एक सेपरेट मेल कर सकते हैं। हम करेंगे सारी, कोई रिवर्ट नहीं करते, उसको फ्रेश प्रपोजल करो, उसको किसी भी कंपनी में। हाँ, उसको तो ये एक बच्चे का इन्होंने परमानेंटली वो खराब कर दिया, इंश्योरेंस हिस्ट्री खराब कर दी। बेसिकली क्या है ना, उसके लिए उनकी मोनोपोली है। देखो टर्म प्लान का ना, टर्म प्लान में क्या होता है, प्रीमियम तो बहुत कम आता है लेकिन रिस्क और बहुत हाई होता है। हर कंपनी उसको जल्दी से देना नहीं चाहती है, ऐसा नहीं है। बच्चे की इस एज पे, अर्ली एज 18 साल की एज में आप फ्रेश प्रपोजल अप्लाई करो कहीं पर भी। नहीं, लेकिन ये तो गलत है ना, उस कंपनी की प्रैक्टिस गलत और उनका जो अंडर राइटर को बात करने को तैयार नहीं है। अंडरराइटर बात नहीं करता। अंडरराइटर क्या है ना, बेसिकली प्राइवेट कंपनियों में ये प्रैक्टिस है, वो बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ फ्रेश प्रपोजल आप अप्लाई करो, आपका प्रपोजल पास हो जाए। मेरा मुद्दा दूसरा है एक और, जब हम इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे से और पॉलिसीज में झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? मैंने सेम मैक्स के साथ एक पॉलिसी अप्लाई करी, उन्होंने बोला कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, रिकॉर्डेड है, लेकिन चार्जेस लग गए। तो वो जब झूठ बोलते हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अब हमने गलती से पेनक्रियाज का वो बोल दिया, और जबकि पेनक्रियाज नहीं था, और तुम उस बात को लेके बैठ गए, तो दोनों पक्ष की बराबर बात होनी चाहिए ना। बेसिकली अगर क्या है ना, जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं वो अथॉरिटी नहीं है। जो हम तो अथॉरिटी क्यों नहीं बात करती है? बेसिकली अथॉरिटी के लिए क्या है ना, अथॉरिटी कभी भी गलत नहीं बोलेगी। बेसिकली जो बात करने को तैयार नहीं तो कहाँ से बात कर। मैंने CEO तक को मेल कर दी, वो भी जवाब नहीं देते। तो बेसिकली है क्या यहाँ पर, जो सेल्स डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट अलग अलग है। जब आप बड़े लेवल में कॉल करेंगे, CEO को मेल करेंगे, तो आप उसकी कागज रखेंगे तो कहीं कहीं टेबल पे बात आएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, एक मेल से कुछ नहीं होगा, आप बार बार रिमाइंडर करेंगे तो बात करेंगे। मैक्स में ऐसी बात है, मैक्स में तो हमारे ऊपर लेवल तक बात है। FC जो उनका CFO है, अपना खास मित्र है मनदीप मेहता साहब, ऐसी बात नहीं है। बड़े लेवल के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो सेल्स के लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं बस। आपने बड़ी अच्छी क्लेरिफिकेशन दी इसमें। आप इंश्योरेंस बिजनेस में आपकी फैमिली इन फ्यूचर में इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, या क्या है आपके फैमिली के प्लान्स, या जो इनकम रेगुलर आ रही है इसी को आप वो कर दोगे? नहीं, बेसिकली क्या है कि मेरा तो पूरा ही प्लान है इस इंडस्ट्री में। अभी क्या है कि मेरी वाइफ और मैं दोनों ही इस इंडस्ट्री को, कंपनी को चला रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अपनी तीसरे बच्चे को हम इंश्योरेंस में ला रहे हैं। अच्छा, मेरे दोनों बच्चे इंजीनियरिंग के लिए चले गए हैं। अच्छा, बेटी का 3rd ईयर है और दूसरा बेटा मेरा अभी इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, और मेरी तीसरी बेटी है, मैंने इंश्योरेंस के लिए रखा है, उसका ही काम देखेगी। बाकी हम उसको कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं कराएंगे। हम कहते हैं MBA इंश्योरेंस करो बेटा, आप अपना धंधा देखो। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन AI, अब इस बिजनेस के ऑटोमेशन AI से कोई इम्पैक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को, जो नया AI सिस्टम आ रहा है? देखो AI तो हमारे बिजनेस के लिए वरदान है सर। अच्छा, क्योंकि AI आने के बाद क्या हो रहा है, जब कभी भी नया इनोवेशन होता है ना, तो कचरा छंट जाता है। जो लोग लंबे टाइम टिके रहेंगे वही सर्वाइव करेंगे। हम एक इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर पे बहुत जल्दी एक चैनल लाना चाह रहे हैं, नो योर बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स जो होते हैं, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उस पर हम लोग वो करना चाहते हैं। आप क्या कहते हो, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना ही चाहिए सर। जो आज की डेट में मिस सेलिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, उससे बचने के लिए आम
पब्लिक कैसे जानेगी? तो आम इंसान को तो नहीं पता ना कि बिल्कुल कहाँ फ्रॉड हो रहा है। जब उनको हम जगाएंगे तभी तो उनको पता लगेगा। बिल्कुल। तो जो चीज़ जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम आजकल बैंक इंश्योरेंस में जो फेस होती है उसको थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि बैंक इंश्योरेंस में गलत पॉलिसियाँ बेच दी जाती हैं इंश्योरेंस के नाम पे, कुछ गलत प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट को फ्री लुक करना चाहते हैं लोग, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां फ्री लुक के लिए प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं करती। वो कैसे उसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हो सकता है? कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है सर स्पेशली बैंक इंश्योरेंस। वैसे बैंक इंश्योरेंस का क्या है सर ना, बैंक इंश्योरेंस में फ्री लुक बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए क्या है ना, 2 मैनेजर इन्वॉल्व है उसमें। एक बैंक का मैनेजर इन्वॉल्व है, एक LIC इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर। वो फ्री लुक का इतनी जल्दी चाहते नहीं है, वो मैनिपुलेट करके कस्टमर को दबा के कर रहे होते हैं। लेकिन उसका भी हल जल्दी आने वाला है, पार्लियामेंट में बात हो रही है, तो शायद बैंक का इंश्योरेंस कुछ टाइम के बाद खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, बैंक इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम करना ही बंद कर दिया जाएगा। तो फिर बैंक के सारे लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि लोन्स और FDs में तो उनके पास बचत नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम इनको की बैलेंस शीट पढ़ोगे तो इनकी इनकम ही इन प्रोडक्ट्स से। बेसिकली सर IRDA इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, IRDA उनको बेचने नहीं देगा। जैसे बीमा सुगम आ रहा है अभी, बीमा सुगम क्या कहता है, सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन होंगे। कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर आपसे फीस समझाने की फीस ले सकता है। अच्छा, कमीशन स्ट्रक्चर खत्म होने जा रहा है। अच्छा, तो फिर आप जैसे एस्टेब्लिश लोग ही काम कर पाएंगे लंबे टाइम में, जिनको नॉलेज है, जो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो ज्ञान के साथ जिसकी जान पहचान है वही काम कर पाएगा। अब एक आपके पर्सन ये डबल टाई वाला सिस्टम क्या है सर? सर डबल टाई बेसिकली ये मेरा एक विजिबिलिटी के लिए है, कि मेरा एक मानना है कि समाज में सबसे अलग रहो, लोग आपको देखेंगे। देखो मैं डबल टाई से कई लोगों ने वैसे पूछा, आज बाकी लोग भी आते उनसे नहीं पूछा, क्योंकि दूसरा क्या है कि हमारा सिस्टम क्या है कि मैं सामने वाले को जो भी पूछता है, मैं आपके साथ तो बैठा हूँ, मैं कहता हूँ देखो जी ये ऊपर वाले आप हो। अच्छा, ऊपर वाले आप हो, यदि आप मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो ऑप्शन मेरे पास और भी है। अच्छा। तो ये डबल टाई का राजा सर। अच्छा, जो सी थोड़ा सा बीमित्र के बारे में बताइए। आपको बीमित्र का वो कैसा लगा प्लेटफॉर्म, कैसे आपको क्या लगा? आप कुछ टाइम से 6-8 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकली बीमित्रा के बारे में जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं जैसे जैसे मैं मीटिंग को अटेंड करता गया था, मुझे बीमित्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा कि सर भाईचारे के साथ बिजनेस, दोस्ती और व्यापार, नहीं, भाईचारा पहुंचा दे कि अच्छा। एक दूसरे की केयर। तो यहाँ जो केयर मुझे देखी, मैं BNI में पिछले 7 साल से हूँ, तो होता क्या है कि वहाँ पर्सनल केयर बहुत कम होती, वहाँ के बिजनेस की बातें होती, लेकिन ये पर्सनल बातें, दोस्ती भी और व्यापार भी, तो मुझे बड़ा मजा आता सर। अच्छा, चलो बहुत बड़ा धन्यवाद कृष्णानंद जी, आप हमारे साथ आए। और आज हमने कृष्णानंद जोशी जी के साथ इंश्योरेंस और मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, और बहुत अच्छा लगा। इनके साथ हम दूसरा एपिसोड भी लेके आएंगे, जिसमें हम लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। और अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं पॉडकास्ट के थ्रू, तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।